We are continuing the Karl Marx again. लास्ट स्लाइड तक आपने पढ़ा था कि जो लेबर कैपिटलिस्ट के पास काम करता है और अपना लेबर बेचता है उसको अपने काम का प्रॉपर पैसा नहीं मिलता। कैपिटलिज्म में जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो बेचने के लिए बनाए जा रहे हैं, उनसे कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट गेन करना है, वो प्रोडक्शन के लिए बनाए जा रहे हैं। रॉ मटेरियल अपने आप तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उसके लिए कैपिटलिस्ट को लेबर की ज़रूरत होगी। लेबर के कारण ही उस रॉ मटेरियल की वैल्यू की जाती है। जैसे कि लकड़ी के टुकड़े को कारपेंटर एक सुंदर कुर्सी बना देता है और उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। अब ये जो कैपिटलिस्ट है वो एक मजदूर को कितना पैसा देता है? कैपिटलिस्ट मजदूर को सिर्फ उतना पैसा देता है जिससे उसकी दैनिक ज़रूरत पूरी हो जाए। पर अगर आप दूसरे के लिए काम करते हैं तो आप सिर्फ अपनी दैनिक ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं करते, आपको कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट कमा के देना होता है। जितना समय, मान लीजिए आपके पास एक रिक्शा है जिसको आप 4 घंटे चलाते हैं और 100 रुपये कमाते हैं, लेकिन अगर वो रिक्शा आपका नहीं है और आपने वो रिक्शा किराए में लिया है तो वो जो रिक्शे का ओनर है वो आपसे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाएगा, और वो 4 घंटे जो एक्स्ट्रा काम आपने किया, जो 100 रुपये आपने कमा के उस ओनर को दिए, ये सरप्लस वैल्यू है। इसको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहा है कार्ल मार्क्स ने। जो लेबर दूसरे के लिए यानी कि कैपिटलिस्ट के लिए कमाती है और खुद उसको प्रॉफिट उतना नहीं होता। अब जो कैपिटलिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए क्या करेंगे? या तो वो वर्किंग क्लास का, लेबर का काम का समय बढ़ाएंगे, और या फिर वो क्या करेंगे, मजदूरों की मजदूरी कम कर देंगे। तो इससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ एलिनेशन आता है। जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगा तो फीलिंग ऑफ एलिनेशन आता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जबकि आपकी आर्थिक शोषण आपका किया जाता है तो उस आर्थिक शोषण से अलगाववाद की स्थिति पैदा होती है। और उस अलगाववाद से क्या होता है, सेट द स्टेज फॉर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, और एक क्रांति का बीज उसके अंदर दिखाई देने लगता है जो एक आर्थिक मंदी की ओर इशारा करता है। जब आर्थिक शोषण बढ़ता है तो अलगाववाद की स्थिति आती है, और अलगाववाद की स्थिति कैसी होती है कि मनुष्य जो है वो सब तरह से ऊब गया है, क्योंकि उसको वो काम दूसरे के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। उस काम में वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उस काम के लिए वो खुश नहीं है, तो वो मजबूरी में काम कर रहा है, वो अलगाववाद से काम कर रहा है। जब वो अलगाववाद से काम कर रहा है तो वो अपना बेस्ट जो है उसमें नहीं दे पा रहा है, और जब वो अपना बेस्ट नहीं उसमें दे पाता है तो आर्थिक मंदी का समय आता है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैव बिजनेस साइकिल्स। ये जो पूंजीपति लोग हैं वो बिजनेस साइकिल्स चलाते हैं। पीरियड ऑफ ग्रोथ इज फॉलोड बाय द रिसेशंस एंड डिप्रेशंस, और साथ ही साथ जो बिजनेस साइकिल्स होती हैं उनमें कभी मंदी का दौर आता है और कभी उछाल आता है। As a society become mature, these cycles become more frequent and severe. और जैसे जैसे सोसाइटी मेच्योर होती है, ये जो डिप्रेशन और रिसेशन का दौर है ये चढ़ता उतरता रहता है। A high will be too high and the low will be too low. कभी ये बहुत ऊपर चला जाता है, कभी ये बहुत नीचे आ जाता है। तो इससे क्या होता है, आर्थिक मंदी की जो बीज है वो सोसाइटी में दिखाई देने लगता है। Then miserable economic condition and developing revolutionary thinking will lead to the revolts by the working class. अब जब आर्थिक मंदी आने लगती है तो जो वर्किंग क्लास है वो एक क्रांतिकारी सोच रखने लगती है। क्रांतिकारी सोच किसके लिए, कि हमें इस कंडीशन से निकलना है। मार्क्स का एक बहुत फेमस कोट है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय तुम्हारी जंजीरों के कुछ नहीं। मतलब अगर आप एक हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर कैपिटलिस्ट का खोता है तो उसका बहुत कुछ खोता है, उसकी ज़मीन जायदाद, फैक्ट्री, पैसा, बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन आपके पास तो खोने के लिए सिवाय अपनी जंजीरों के कुछ नहीं है। जंजीर आपको बंधक बनाती है, किसकी? कैपिटलिस्ट की बंधक बनाती है। तो जो वर्किंग क्लास है वो क्या करती है, धीरे धीरे रेवोल्यूशन के बारे में सोचने लगती है, क्रांति के बारे में सोचने लगती है। बिगनिंग विद स्मॉल स्ट्राइक्स, छोटे छोटे स्ट्राइक्स से वो शुरू करती है। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड राइट्स दैट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विल बिकम मोर मिलिटेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूनिफाइड, और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट्स हैं ये बढ़ने लगते हैं और एकत्रित होने लगते हैं। अल्टीमेटली वर्कर्स विल टेक द स्टेट पावर इन देयर हैंड्स फ्रॉम द कैपिटल।
ये धीरे धीरे स्ट्राइक्स से वो शुरू होंगे, मिलिटेंट होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे। देखिए ये किस समय का दौर मार्क्स जो है डिफाइन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मंदी आई हुई है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, जॉब नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, और वो साथ ही साथ इस कॉन्ट्राडिक्शन को देख रहे हैं कि हम तो परेशानी में हैं लेकिन कैपिटलिस्ट जो है वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। तब उनकी समझ में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिस्टम में है और इस सिस्टम को हमने चेंज करना है। और ऐसे समय में मार्क्स की थ्योरी उन्हें गाइड करेगी कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। धीरे धीरे लोग रिवॉल्ट करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और जब वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट से स्टेट पावर अपने हाथों में ले लेंगे। जिस डिक्टेटरशिप को प्रोलेटेरिएट कहा जाता था, वर्किंग क्लास का इंटरेस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया जाए, रेवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियस हो जाएगी और धीरे धीरे क्या करेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश करना स्टार्ट करेगी। नाउ द स्टेट पावर इज इन द हैंड ऑफ प्रोलेटेरिएट और वर्किंग क्लास। और स्टेट पावर किसके हाथ में आ गई, प्रोलेटेरिएट्स के हाथ में आ गई, वर्किंग क्लास के हाथ में आ गई। वर्किंग क्लास uses the state power for its own interest like abolishing private properties। अब वर्किंग क्लास ने क्या किया, स्टेट पावर को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज करना शुरू कर दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एबॉलिश करने लगे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को खत्म करने लगे। और ये तब तक चलेगा जब तक सब पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी एबोलिश नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। और जब पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तब जो समाज में संतुलन की स्थिति आएगी, उस संतुलन में स्टेट पावर डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि अब स्टेट की जरूरत ही नहीं है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो स्टेट है वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है और क्या स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट का टूल है। लेकिन उसकी जगह क्या होगा, सारी जो पावर है वो किसके हाथ में आ जाएगी, वर्किंग क्लास में हाथ में आ जाएगी। और वर्किंग क्लास कौन है, वर्किंग क्लास वो पावर है, वर्किंग क्लास वो पावर है जो रॉ मटेरियल में अपना लेबर मिक्स करके उस चीज की वैल्यू को बढ़ाता है। When the all private property had been abolished, the society starts becoming classless। और धीरे धीरे जब सब सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी तो जो हमारी सोसाइटी है वो क्लासलेस हो जाएगी। ग्रेजुअली द स्टेट पावर स्टार्ट डिसअपियरिंग। और धीरे धीरे स्टेट पावर खत्म हो जाएगी। गवर्नेंस इज रिप्लेस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। कार्ल मार्क्स ये नहीं कह रहे हैं कि हमें स्टेट की जरूरत नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि स्टेट में क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। स्टेट जो कि कैपिटलिस्ट का टूल है, हमें उसे खत्म करना है। एक ये ट्रांजिशनल फेज होगा, यानी कि जो कैपिटलिज्म है वो धीरे धीरे कम्युनिज्म की तरफ जा रहा है, जहां पर क्लासलेस सोसाइटी है। इकोनॉमिक क्राइसिस से इमिसरेशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट और रिवोल्यूशनरी क्लास कॉन्शियसनेस आए। रिवोल्यूशन जो हुआ वो रेवोल्यूशनरी क्लास में आया, वर्किंग क्लास में आया। उन्होंने स्टेट पावर को कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे प्रोलेटेरिएट्स के पास डिक्टेटरशिप आ गई। और डिक्टेटरशिप आने के साथ साथ क्या हुआ, स्टेट जो है वो खत्म हो गई। स्टेट के बदले जो गवर्नेंस का काम दे दिया गया वो एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब काम संभालेगी, ना कि स्टेट संभालेगी। A society with no class distinction truly a classless society। अब ये जो लास्ट स्लाइड है ये कार्ल मार्क्स की एक परिकल्पना है। वो कहते हैं एक सोसाइटी जिसमें कोई क्लास का डिस्टिंक्शन ना हो, टोटल क्लासलेस सोसाइटी। नो क्लास मींस नो क्लास स्ट्रगल, देयर विल बी अ फाइनल फेज ऑफ हिस्ट्री। जब कोई क्लास ही नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं भी वर्ग संघर्ष नहीं होगा, कोई डोमिनेटेड क्लास नहीं है, कोई डोमिनेंट क्लास नहीं है, दोनों वर्गों के बीच में कोई वर्ग संघर्ष नहीं है। दिस विल बी एट द एंड ऑफ हिस्ट्री, इवेंट्स विल टेक प्लेस बट नो स्ट्रगल फॉर द बेटर फ्यूचर। यहाँ पर वो एक इतिहास को खत्म होना बताते हैं, कह रहे ऐसा नहीं है कि घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी, लेकिन लोगों को एक बेटर फ्यूचर के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नो स्टेट, नो गवर्नमेंट और नो पॉलिटिक्स, कोई राज्य नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, कोई राजनीति नहीं होगी। पीपल विल बी ट्रूली फ्री। और जो लोग हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। द रूल विल बी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी नीड के लिए काम करेगा, वो किसी और के लिए काम नहीं करेगा। और जब वो अपने लिए काम करेगा तो वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने लिए काम करेगा, फुली सेटिस्फाइड होगा, तो उससे जो है एलिनेशन की स्थिति खत्म होगी। ये आर्थिक मंदी से
इकोनॉमिक क्राइसिस से प्रोलिटेरिएट्स जागे, प्रोलिटेरिएट्स जागने से वर्किंग क्लास में कॉन्शियसनेस आई, कॉन्शियसनेस आने से उन्होंने स्टेट की पावर को कैप्चर कर लिया। स्टेट पावर कैप्चर करने से जो कैपिटलिस्ट थे वो खत्म हो गए और प्रोलिटेरिएट्स की डिक्टेटरशिप आ गई और धीरे धीरे स्टेट को खत्म कर दिया गया और कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म आ गया। तो ये पूरी थ्योरी जो है वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है और कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म तक आने के लिए जितने भी फेजेस बताए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इनको ध्यान से पढ़िए। पूरी यूनिट है कार्ल मार्क्स की, इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे।